गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपको मालूम है, ये एक ऐसा चैनल जहां पर आपके सब्जेक्ट की, आपके हर लेसन की वीडियो मिलने वाली है, हर क्वेश्चंस की, हर मैथ्स की वीडियो मिलने वाली है और अब रिवीजन की भी मिलने वाली है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम क्या है? स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। तो आज जिस चैप्टर को हम जो है रिवीजन कर रहे हैं, उसकी अंतिम वीडियो आप तक पहुंचने वाली है और ये है चौथी वीडियो और चैप्टर का नाम है 3 अध्याय 3 ऑर्डर्स। ठीक है, आज जो विषय हम ले रहे हैं वो है राज्यों का गठन। राज्य कौन? राष्ट्रीय राज्य। ऐसे राज्य जहां पर राजा शासन करने लगे, सामंतों की अपेक्षा अब जो है राजा शक्तिशाली हो गए और वहां शासन चलाने लगे, उनको कहा गया राष्ट्रीय राज्य। और ये वो राज्य थे जो रोमन समाज में, रोमन जब साम्राज्य हुआ करता था ना, तो ये वो राज्य हुआ करते थे। ये राज्य हुआ करते थे। राज्य समझते ना, जैसे भारतवर्ष देश है और वहाँ छोटे छोटे राज्यों में विभाजित, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। तो इसी प्रकार के ये फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, ये सारे जो है राज्य हुआ करते थे। लेकिन अब ये राष्ट्र के तौर पर मान गए। राष्ट्र मतलब राजा, इसके ऊपर अलग अलग राजा जो शासन करने लगे, अलग अलग देश बन गए, इसलिए इनको कहा गया राष्ट्रीय राज्य। क्या कहा गया? राष्ट्रीय राज्य। तो ये इनका गठन कैसे हुआ, फॉर्मेशन कैसे हुई, उत्थान के कारण ये क्या क्या कारण थे जिसके कारण ये और तक ताकतवर होते चले गए, वो जानेंगे। इनकी विशेषताएं, रूपरेखा क्या थी, क्या कौन कैसा था, ये हम जानेंगे। और प्रमुख राष्ट्रीय राज्य, जो मेन प्रमुख राष्ट्रीय राज्य में कौन आते हैं, ये आते हैं आपका इंग्लैंड आता है, आपका फ्रांस आता है, स्पेन आता है और उसके बाद पुर्तगाल होता है। इन चारों के बारे हम स्टडी करने वाले हैं और अंत में पढ़ेंगे राष्ट्रीय राज्यों की सफलताएं क्या थी। और अंत में एक और रह जाता है पतन, भी हम इसको कर लेंगे। क्लियर हो गया? तो ध्यान से अगर सुनेंगे ना, समझेंगे तो बहुत ईजी है। और इतिहास वो विषय है जो आप किसी भी, आप आईएएस से लेकर एचएस से एलाइड है, जितनी सर्विसेज है, इतिहास आता ही आता है। तो समझ लीजिए। और इसलिए नहीं कि आपको जॉब ले, इसलिए कि आपको ज्ञान होना चाहिए उन देशों का जिन्होंने किस तरह से शासन किया और आज वो दुनिया के सबसे अमीर देश हैं। तो उनकी राजनीति क्या रही है उस समय, ये जरूर पढ़ते हैं। राष्ट्रीय राज्यों का गठन, मैंने कहा था ना, राष्ट्रीय राज्य को डिफाइन कर दिया है। तो भाई ये कब बने, ये आपको याद रखना है। देखिए 15वीं शताब्दी के अंत में, एंड में, और 16वीं शताब्दी का वो आरंभ था। याद रखना, इसका अंत 15वीं शताब्दी का और 16वीं शताब्दी का जो प्रारंभ था, उस समय इन राष्ट्रीय राज्यों का गठन जो है वो हुआ। ठीक है जी, राष्ट्रीय राज्यों का गठन हुआ, यहाँ बने या प्रारंभ हुआ। क्लियर हो गया? जैसे बच्चा जो है पेट में बनना प्रारंभ होता है, ठीक उसी प्रकार से 15वीं के अंत और 16वीं के प्रारंभ में ये शुरू हो गया या गठन हुआ। आधुनिक युग का श्री गणेश इसको ही कहा जाता है। जब से ये राष्ट्रीय राज्य बने, नए नए देश बने, इनसे यहीं से ही प्रारंभ जो माना जाता है। क्या? आधुनिक युग का। मध्यकालीन जो युग था वो समाप्ति हुई और उसका युग का आरंभ हुआ। क्लियर हो गया? यहाँ पर जो है वह सामंतवादी व्यवस्था में राष्ट्रीयता की भावना को कोई स्थान नहीं था, ये हमने जान लिया था। राष्ट्र को कोई नहीं जानता था, राजा के बारे में किसी को कोई जो है वो कैसा है, जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लोगों को कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि लोगों का संबंध सीधा किसके साथ था? सामंतों के साथ। तो जब तक सामंतवादी व्यवस्था थी तब तक ये था। तो राष्ट्रीय एकता नाम मात्र की जो है वो राष्ट्रीय एकता थी या भावना थी। वह अपने आप को राष्ट्र का नागरिक नहीं, जो हालांकि वो एक राष्ट्र का नागरिक है, किसी देश का नागरिक, लेकिन देश के बारे में किसी को कोई लेना देना नहीं था। वो केवल अपने सामंत तक, अपने मेनर तक ही जो है निहित था। ये हमने पिछले उसमें पढ़ चुके हैं। अपितु लंदन, वेनिस, फ्लोरेंस और जो जिनेवा, जो नए जो नगर बन रहे थे, जहाँ पर इनका प्रभाव नहीं था, सामंतों का प्रभाव नहीं था, वहाँ पर नागरिक जो है देश के बारे में ज़्यादा चिंतित थे। और यही कारण था कि इन लोगों ने राजाओं को ताकत दी और इस तरह से राष्ट्रीय राज्यों का गठन हुआ। क्लियर हो गए? जब से मुख्य जो लोग, जो सामंत थे, उनका पतन हुआ, राजा ताकतवर बन गए और ऐसे देशों को कहा गया राष्ट्रीय राज्य। क्लियर हो गया? तो ऐसे अब आता है इनके उत्थान के कारण क्या थे, जो कॉज क्या थे, इनके राइज करने के, ऊपर उठने के कारण क्या थे, एक एक करके हम जो है पढ़ेंगे। और मैंने बता दिया ना कौन कौन से थे जो 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है राष्ट्रीय राज्यों के तौर पर उभर गए थे, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल। अब आता नंबर 1, सामंतवाद का पतन। ये वो लोग थे जिन्होंने राजाओं को आगे बढ़ने ही नहीं दिया, इस व्यवस्था को आगे जाने ही नहीं दिया। इस कारण जो है वो राष्ट्रीय राज्य स्थापित नहीं हो पाए, ताकतवर नहीं हो पाए।
तो ये हमने पढ़ लिया है, क्या वो करते थे, क्या उनको अधिकार थे, ये सारी चीज़ें हमने कर ली है, बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा, पिछली वीडियो में ज़रूर देखिए। तो इनका पतन हुआ और पतन के साथ ही फिर जो है क्या बने, राष्ट्रीय राज्य बने। अब चलता है दूसरा, ये है चर्च का प्रभाव। इसका भी अधिकतर हिस्सा हमने पढ़ लिया है कि चर्च का उन दिनों बहुत प्रभाव था, ना केवल आम लोगों के ऊपर बल्कि वहाँ के जो शासक थे उनको भी उनकी बात मानना पड़ती थी, है ना। वो उसको इनकार नहीं कर सकता था क्योंकि पोप सबसे ज़्यादा ताकतवर होते। पोप कौन हुए, जो चर्च का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, ठीक है, उसे पालन करना ही पड़ता था। और हमने पढ़ा है ना, धर्मयुद्ध में पोप ने कहा राजाओं को कि जाइए, और राजा ने सामंतों को कहा। इस प्रकार से सेना कहाँ पहुंच गई थी, जेरूसलम को। तो ये अभी आने वाला है फिर से। तो धर्म युद्धों को चलाने में, उसका नेतृत्व करने में पोप ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी। मतलब चर्च बहुत ही बड़ी, चर्च, पोप और चर्च एक है, चर्च मतलब पोप, पोप मतलब चर्च, एक ही बात हो रही है। तो भाई इनकी ताकत बहुत ज़्यादा, इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा था ना, यही कारण था कि उनको धर्म युद्धों में जाकर जाना पड़ा। हालांकि वहाँ पर क्या हुआ अब, क्योंकि पोप ने कहा था कि आदेश है उस परमात्मा का कि तुम्हें जाना होगा अब उस जेरूसलम को जो है वो पवित्र भूमि को आज़ाद करने के लिए, किससे, मुसलमानों से। लेकिन हुआ क्या, इसका उल्टा, बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए। तो इसका मतलब है अब लोगों ने उसको धरती के ऊपर भगवान का क्या मानते थे, ये उनका दूत है, वो मानने से इनकार कर दिया। ये गलत है, ये सही होता तो हम जीतते, हम तो हारे। तो इस कारण उनका प्रभाव जो था कम हुआ, चर्च का प्रभाव कम हुआ, चर्च का, पोप का प्रभाव, उसकी शक्ति कमजोर हो गई। अब ताकत किसकी बढ़नी चाहिए, राजा की बढ़नी। तो राजा ने देखा सही समय है और इस प्रकार से उस अवसर का फायदा उठाया और राजा जो है ताकतवर बन गया, क्लियर हो गया। और ऐसे ही राजाओं के शासन को कहा गया, क्या कहा गया, फिर से जिसको हम पढ़े राष्ट्रीय राज्य। फिर आता है तीसरा और वो है धर्म युद्ध। क्या है, धर्म युद्ध पढ़ लिया है। 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी का जो समय था, जब ईसाई लोग जो है यूरोप से उठे और कहाँ चले गए, पश्चिम एशिया में मुसलमानों से युद्ध लड़ने के लिए, जेरूसलम को हासिल करने, पवित्र भूमि को। तो इसमें सामंत मारे गए। तो क्या हुआ, ताकत जो है राजाओं की ज़्यादा हो गई। इस समय था राजाओं ने जो है अपनी ताकत को बढ़ाया, तो शक्ति खत्म हो गई सामंतों के, क्लियर हो गया जी। अब युद्धों के दौरान जो है पूर्वी देशों में एक और चीज़ थी, जब लोग वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा वहाँ जो पूर्वी देश, जो पश्चिमी एशिया का जो देश है या जो मुस्लिम देश है, वहाँ पर जो ताकत जो हाथ में है, जो शासन चलाते हैं, वो निरंकुश राजतंत्र का बोलबाला है। वहाँ पर ऐसे राजा हैं जिनको निरंकुश है, कोई अंकुश नहीं लगा सकता, जो उसने कह दिया वही सब कुछ। तो उनको लगा कि हमारे देश में तो ऐसा है नहीं है, वहाँ तो सामंत हैं, देश का तो नामो निशान नहीं। तो इसलिए उनको लगा कि देश को हमें बनाना पड़ेगा, और कौन बना सकता है, वो बना सकते हैं राजा। इस तरह से इस व्यवस्था को लाना पड़ेगा। इसलिए जो है धर्म युद्धों ने भी इस दिशा में जो है काम किया, ठीक है, लोगों को जगाया इस दिशा में। चौथा आता है मध्यम वर्ग का उत्थान। ये भी हम बात कर चुके हैं, फिर से समझ लिए। मध्यम वर्ग कैसे आया, व्यापारी वर्ग, है ना, व्यापार वो करते थे, पैसा आने लगा, धन आने लगा। अब उससे जो है जलन किसको होगी, जो सामंत लोग थे उनसे भी ज़्यादा अमीर होने लगे। तो इन दोनों में जो है क्या होता था, ये एक दूसरे को जो है वो लगे होते थे, मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाना या फिर उनके मार्ग में बाधा बनना। तो व्यापारी वर्ग ने जो है अब ये जान लिया था कि सामंत उनकी भलाई नहीं सामंत उनकी भलाई कभी नहीं चाहेंगे, तो इसलिए उस व्यवस्था को ख़त्म करना पड़ेगा। इसलिए उसने धन से जो है किसकी सहायता करी, राजा की सहायता की। राजाओं को मजबूत किया किसने, मध्यम वर्ग ने, व्यापारी वर्ग ने। और इस प्रकार से राजा ने उस धन से क्या की, अपनी सेना जो है वो बनाई, और उस सेना के बलबूते पर उसने क्या किया, उनकी जो सामंत थे उनको जो है वो कुचल डाला, उनकी शक्ति को कुचल डाला। और बदले में राजा ने भी जो है अभिजात जो वर्ग थे, अभिजात वर्ग कौन थे, ये थे पहले सामंत लोग जो है अभिजात वर्ग थे। अभिजात वर्ग वो वर्ग हुआ जो सेना के बड़े प्रमुख अधिकारी थे या प्रशासनिक में बड़े अधिकारी होते थे। लेकिन अब जो है सामंतों का पतन हुआ, किसके सहयोग से, मध्य वर्ग के सहयोग से। और अब राजा ने मध्यम वर्ग को खुश किया, मध्यम वर्ग के ही लोगों को जो है बड़ी बड़े नौकरियां दी दरबार में। और इस तरह से अब जो है ताकत में कौन आए, राजा और मध्यम वर्ग ने राजा को ताकतवर बनाया। और इस प्रकार से एक नया समाज बना, नया राष्ट्र बना, जिसके कहा गया राष्ट्रीय राज्य। क्लियर हो गया, चौथा हो गया। पांचवा, शक्तिशाली शासकों का उत्थान।
अब ये शक्तिशाली शासक कौन कौन से हुए 15वीं और 16वीं शताब्दी, ये हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से उनके नाम आपको याद रखना पड़ेगा। फ्रांस का लुई 11वां याद रखना, इंग्लैंड का हेनरी 7वां और स्पेन का फर्डिनेंड और उनकी जो वाइफ थी महारानी इजाबेला, ऑस्ट्रिया के मैक्स मिलर, इनके नाम आपको याद रखना पड़ेंगे। ये वो शासक थे जिन्होंने अपने अपने देशों में जो है क्या किया, राष्ट्रीय राज्यों को स्थापित किया। ठीक है ना, याद रहेंगे ना, ये जरूरी है, एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको। तो इन शासकों ने जो है शक्तिशाली सेना का गठन किया, नए नए हथियार जैसे तोपखाना जैसे से उनको लेस किया, और सामंतों के पास जिनके पास बंदूकें होती थी उनका जो है साहस नहीं कर पाए, या साहस जिन्होंने किया उनकी शक्ति को कुचल दिया गया इस सेना के द्वारा। इस प्रकार से शक्तिशाली शासकों का उत्थान भी जो है वो कारण बना। फिर आता विद्वानों के लेख। ऐसे विद्वान उस समय हुए जिन्होंने लेख लिखे, किसके ऊपर, नाम लिख लेने, याद रखना। इटली के लेखक थे जिनका नाम था मैकियावेली, फ्रांस के लेखक जिनका नाम था बॉदिन, और इंग्लैंड के थे जिनका नाम था थॉमस हावर्स। ये 3 ऐसे लेखक थे जिनके लेखों ने प्रभाव डाला आम लोगों के ऊपर। क्या था, ये क्या लिखते थे, ये लिखते थे जो निरंकुश राजतंत्र जो स्थापित था पश्चिम एशिया में, उनकी खूबियों के बारे में उन्होंने काफ़ी वर्णन किया और लोगों को वो बहुत जादुई प्रभाव पड़ा, इसलिए लोगों ने भी इस राजतंत्र को आने में सहयोग किया, वो विपरीत नहीं गए। उन्होंने कहा ये हमारे लिए भलाई के लिए है, तो इसलिए ये होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय जो राज्य थे वो स्थापित हुए। क्लियर हो गया जी, जहाँ पर राजा जो है शक्तिशाली थे। अब पिछली वीडियो का कुछ हिस्सा और अभी तक जो आपने पढ़ा उसका एक टेस्ट जो है मैं आपका ले लेता हूँ। पहला, यदि कोई कृषक दास अपने सामंत की नज़रों से डैश वर्ष और डैश दिन छिप कर रह जाता था, वो स्वतंत्र माना जाता। याद कीजिए, मैंने बताया था आपको 366 दिन, मतलब 1 वर्ष और 1 दिन, बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट ये रहा, एक विशाल दीवार के अतिरिक्त नगर की सुरक्षा के लिए एक विशाल दीवार जिसे दुर्ग कहा जाता वो तो था, लेकिन दुर्ग के तरफ क्या खोदी जाती थी, खाई बनाई जाती जो पानी से भरी रहती थी, इससे भी सुरक्षा होती थी, किसकी, नगर की। तीसरा ये रहा, प्रत्येक शिल्प अथवा उद्योग ने व्यापार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से क्या बना रखा था, एक संगठन बना रखा था जिसको क्या कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था, और आजकल इसको यूनियन कहा जाता है। चौथा यह है, 12वीं शताब्दी में विशाल चर्चों का निर्माण किया गया, सबसे पहले फ्रांस में किया गया था, और उनको किस नाम से जाना जाता था, याद कीजिए, वो थे कैथेड्रल, बिल्कुल सही कहा। पांचवा ये रहा, कैथेड्रल की खिड़कियों के शीशों पर डैश के जीवन से संबंधित चित्र बनाए जाते थे। कौन होंगे वो, ईसा मसीहा, जो ईसाई धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट, 15वीं शताब्दी के अंत और 16वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप में डैश राज्यों का गठन, किस राज्य थे भाई, राष्ट्रीय राज्य, बिल्कुल सही कहा। 7वां यह रहा, धर्म युद्ध के कारण पश्चिम एशिया में प्रचलित शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त हुई, और यहाँ से प्रचलित निरंकुश क्या थे वो, निरंकुश गणतंत्र या फिर राजतंत्र, राजतंत्र, बिल्कुल सही कहा। राजतंत्र से वो बहुत प्रभावित हुए और ऐसा वो अपने देश में चाहते थे। 8वां यह रहा, यूरोप में अनेक शक्तिशाली शासकों का उत्थान हुआ, इसमें फ्रांस था, और फ्रांस का कौन सा था वो शासक, यस, लुई 11वां। इंग्लैंड का बताइए आप, हेनरी, और स्पेन का था फर्डिनेंड, और इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया के थे मैक्स मिलर, है ना। ये वो शासक थे जिन्होंने अपने अपने देश में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना की। अभी और भी पढ़ने के लिए है राष्ट्र, लेकिन ये देखिए सिर्फ एक रिवीजन है, आपको समझ आ गई है, उसको समझ को और पक्का करना है बस। राष्ट्रीय राज्यों की विशेषताएं, पवन को अगर आप जान गए, पढ़ाई अगर आपने अपने टीचर से करिए, आपके उसके हर हुलियों को जो है पता है कि वो कैसा पढ़ाता है, उसका नाक कैसा, उसका आंख कैसी है, आपको पता लग गया है। अब आपको याद रखना है, मैं सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ। पहला देखिए, राष्ट्रीय राज्यों की विशेषताएं, अरे बहुत सारी विशेषताएं, 7 विशेषताएं, नंबर आएगा 3 नंबर का, 2 नंबर का, इजीली आप कर पाएंगे। क्या है राष्ट्रीय राज्य, राष्ट्रीय राज्य वो राज्य है जो सर्वोच्च, राज्य सर्वोच्च है, जिसमें सबसे प्रमुख राज्य होता था, राज्य के लिए ही काम करते थे, सारे के सारे राज्य को ध्यान में रखकर जो है नियम बनाए जाते थे, और उसकी प्रभुसत्ता और अखंडता को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता था, क्योंकि सामंत खत्म हो गए थे जो राजा को आंख दिखाते थे, ठीक है, देश नहीं मानते थे, केवल मेनर को ही अपना देश मान कर बैठे थे। अब वो खत्म हो गया था, उसकी प्रभुसत्ता, क्षत्रिय अखंडता जो है कोई चुनौती देने वाला नहीं था। दूसरा, वहां पर सर्वोच्च कौन होता था, राजा सर्वोच्च होता था, उसके हर कहा गया शब्द जो है कानून होता था, और वो उसकी अवहेलना कोई नहीं कर सकता, उसका अंतिम निर्णय राजा का ही माना जाता था, उसका आदेश कानून था। तीसरा,
राज्यों में राजा जो कार्य करते थे, चाहे वो सुरक्षा का कार्य हो, चाहे विस्तार करना हो, हर तरह के कार्य के लिए कौन उत्तरदायी होता था? वो राजा ही होता था। सेना का गठन करना, संधि करना, युद्ध करना, ये सारे कार्य उसी पर, या फिर अपनी सेना को प्रशिक्षण देना, शस्त्र देना, ये सारे काम उसके लिए। ये विशेषता है राष्ट्रीय राज्यों की। फिर व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के अधिकारों से वंचित, व्यक्तियों के अधिकारों को सीमित कर दिया गया था, कम कर दिया गया था। अब वो आज़ादी नहीं थी, राजा के विरुद्ध खड़े होने की सामंत खड़े हो जाते थे, बिल्कुल भी नहीं था, राजा प्रमुख था। पांचवा, राजनीतिक तौर पर स्वतंत्र, राजनीतिक तौर पर स्वतंत्र था वो। राजनीति, कितने पद नियुक्त करने हैं, कितने वजीर बनाने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, राजनीतिक अधिकार राजा को पूरे प्राप्त थी, कैसे शासन चलाना है। और आर्थिक तौर पर भी ये राज्य बिल्कुल समृद्ध थे, या आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर का मतलब होता है कि जरूरत नहीं है मुझे स्पेन के राजा की, मुझे जरूरत नहीं है किसी को, मेरे राज्य आत्मनिर्भर है, सारी चीजें वहीं पर है, ऐसे ये राज्य थे। छठा आता था, राजा को लोगों पर कर लगाने का अधिकार था। कर लगाता था क्योंकि टैक्स लगता था, उसी से उसकी आय होती थी राज्य की, और उसी से कार्य जो है आगे होते थे किसी भी तरह के, चाहे वो शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी बनानी हो, चाहे वो सड़कें बनानी हो, कुछ और कार्य करने हैं, ये सारा टैक्स के ऊपर आधारित था। फिर ऐसे राज्यों द्वारा सदैव विदेशों में अपने उपनिवेश स्थापित करने के प्रयास किए जाते थे। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे ये ताकतवर होते चले गए, और इन्होंने अब जो गरीब देश थे, जो एशिया में थे और अफ्रीका में थे, जैसे भारत भी एक गरीब देश था उस समय, तो उस सदी में ये ब्रिटेन जो है, यहाँ से अंग्रेज लोग गए भारतवर्ष में समुद्र रास्ते से, और फिर भारतवर्ष को गुलाम बनाया, और उसी को कहा जाता है उपनिवेश, है ना। याद रखना, उपनिवेश लगभग 200 सालों तक, 1757 प्लासी के युद्ध के पश्चात जो है वो गुलाम बन गया था। भारत जो है बंगाल से शुरू हुआ था, और पूरे भारत पर 57 के पश्चात पूरे भारत के ऊपर जो उसने कब्जा कर लिया, और 1947 में जाकर जो है हम आज़ाद जो है हुए। तो इसको कहा जाता है, इस व्यवस्था का जाता है उपनिवेश। क्लियर हो गया, उपनिवेशवाद। अब आता है नेक्स्ट, वो है राष्ट्रीय राज्य जो है प्रमुख कौन कौन से थे, क्योंकि यहाँ से एक एक नंबर के आने की संभावना ज़्यादा बनती है, इसलिए मैं आपको ये भी पढ़ाना चाहता हूँ। सबसे पहला जो राज्य, जो प्रमुख राष्ट्रीय राज्य बना था, ये भी पूछा जा सकता कौन था, वो था इंग्लैंड। पहला राष्ट्रीय राज्य बना था इंग्लैंड, पहला देश। क्लियर हो गया जी। ये कब बना था? 1485 में। और करने वाला कौन था? हेनरी सप्तक। ये याद ना रहे, लेकिन हेनरी सप्तक को आपने याद रखना है। ये डेट्स को ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये डेट 1485 में हेनरी सप्तक पहला वो शासक था जो पूरी तरह से ताकतवर था, और इंग्लैंड को स्थापित करने में इसने प्रमुख जो भूमिका अदा करी। एक और शासक हुआ जिसका नाम था चार्ल्स प्रथम, इसकी बात भी करेंगे। चार्ल्स प्रथम के बारे में पूछा जाता, ये वो शासक था जिसने संसद के महत्व को कम करना चाहा। संसद, देखिए राजा तो राज कर रहा था, लेकिन एक संसद भी थी जहां पर जो है चुनाव के द्वारा जो है वो लोगों को चुना जाता था, और उनका भी प्रभुत्व होता था। वो अनदेखी नहीं कर सकता था, राजा उनकी अनदेखी नहीं कर सकता था, लेकिन एक राजा हुआ जिसने उनकी अनदेखी की, और वो था चार्ल्स प्रथम। और उसने अपने ही ढंग से, अत्याचारी ढंग से, एक होता है अच्छे ढंग से, अच्छे ढंग से नहीं, उसने अत्याचारी ढंग से जो शासन करना जो है वो शुरू किया। और इस कारण क्या हुआ, वहाँ गृह युद्ध, लोग जो है उसकी बात को नहीं माने, तो इसलिए लोगों ने जो है वो आंदोलन चलाए, युद्ध चल जो है गृह युद्ध शुरू हो गया। कब? 1642 से लेकर 1649 ईस्वी तक। और 49 में जाकर जो है जो संसद थी, संसद ने जो है वो क्या किया, एक जो है मृत्यु दंड के तौर पर जो है उसे आदेश देते, मृत्यु दंड। 1649 को चार्ल्स पंचम को जो है, इतनी ताकतवर जो संसद होती थी तो उसे मृत्यु दंड दे दिया, और इस प्रकार से अब राजाओं का जो शासन था उसका अंत कर दिया गया। कब? 1649 ईस्वी में गणतंत्र की स्थापना होगी। गणतंत्र मतलब जहां प्रधानमंत्री सबसे ताकतवर होगा और उसके मंत्री। क्लियर हो गया? हो गया। अब ये जो व्यवस्था चली, गणतंत्र की व्यवस्था चली 1660 ईस्वी तक, लगभग 11 वर्षों तक जो है ये गणतंत्र की स्थापना चली, कोई राजा नहीं था। अब लेकिन 60 में फिर से जो है राजतंत्र को प्रमुखता दी गई और राजतंत्र व्यवस्था स्थापित हो गई, है ना। कब? 1660 ईस्वी में। लेकिन ये शर्त भी रखी गई कि हर वर्ष राजा जो है वो क्या बुलाएगा, संसद का अधिवेशन बुलाएगा, संसद को अधिवेशन को बुलाएगा, उसको शक्तियों को कम नहीं करेगा। तो इस प्रकार से इंग्लैंड में आज भी राजा जो है वो प्रमुख है,
लेकिन वो हमारे राष्ट्रपति की तरह उसके पास इतनी ताकत नहीं है। प्रधानमंत्री जो संसद का सबसे प्रमुख होता है, बड़ा होता है, वही ताकतवर होता है। तो ये व्यवस्था 1660 से जो है इंग्लैंड में स्थापित है। याद रखना एक एक नंबर के प्रश्न, और ऐसे भी आपको पता होना चाहिए। अब आ जाता है फ्रांस, जिसे गॉल कहा जाता था। ये याद रखना कि फ्रांस और इंग्लैंड में हमेशा जो है युद्ध होते रहते थे। युद्ध हमने पढ़ा ना, लेकिन ये एक हम बात करें 100 वर्षीय युद्ध, 100 युद्ध हुए, 100 वर्ष तो तक जो युद्ध जो चलते रहे 1337 से लेकर 1453 ईस्वी के बीच में। इन युद्धों में जो है अंततः फ्रांस की विजय तो हुई, लेकिन जो है बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पर फ्रांस से। उसने देखा जो है जो सामंत थे उनकी कारगुजारियों को भी देखा, उनसे उन्होंने सबक सीखा कि राजा का ताकतवर होना बहुत जरूरी है। राजा के हाथों में जो है सुरक्षा, देश की सुरक्षा जाना ज़्यादा जरूरी है, ना कि सामंतों के हाथ में। तो इसलिए उसको देखते हुए इन युद्धों से सीखा, और इस परिस्थिति में 1461 ईस्वी में लुई 11वां जो है वहाँ का शासक बना, जिसने जो है राष्ट्र की जड़ों को मजबूत किया, मतलब राष्ट्रीय राज्य की स्थापना करी। कब? 1461 में लुई 11वां। याद रखना, फ्रांस हो गया जी, जिसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। तो लुई 11वें ने इसमें 1461 में स्थापना करी, ठीक है, मजबूत बनाया, और उसने वो कार्य किए जो राजा को करने चाहिए, ये सारे कार्य। अब आ जाता तीसरा, वो है स्पेन। स्पेन में क्या था कि वहाँ पर इन दोनों देशों से बिल्कुल विपरीत जो परिस्थितियाँ थी। वहाँ पर बहुत सारे देश, छोटे छोटे देश जो है वो पूरे छोटे छोटे देशों में विभाजित था, छोटे छोटे देशों में विभाजित था। जैसे भारतवर्ष जो है जब अंग्रेजों ने छोड़ा तो उस समय भी जो है बहुत सारी रियासतें, लगभग 546 कितनी रियासतें जो भारतवर्ष में हुआ करती थी। राजा, छोटे छोटे राजा शासन कर रहे थे। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मंडी एक रियासत थी, सुंदरनगर एक रियासत थी, है ना। तो छोटे छोटे जो शासक जो शासन कर, मतलब एक देश थे ये, है ना, जहाँ पर राजा शासन कर रहे थे। तो ऐसा ही स्पेन में था भाई, समझ लेना, 15वीं शताब्दी में। अब इस समय में दो जगह के जो शासक थे, एक थे अरागान जो है ये भी स्वतंत्र शासक था। यहाँ का जो युवराज थे उनका नाम था फर्डिनेंड। याद रखना, युवराज नाम था फर्डिनेंड। और दूसरी जगह जिसका नाम था, दूसरा राज्य था जिसका नाम था कस्तिल। क्या नाम था? कस्तिल की जो राजकुमारी थी जिसका नाम था इजाबेला। इन दोनों की शादी होगी, आपस में विवाह हो गया, ठीक है। और ये नए जो है जब ये शासक बने तो इन्होंने अपनी जो, एक तो सबसे पहले क्या हुआ कि दोनों के जो राज्य थे इससे एक बड़ा राज्य स्थापित हो गया, है ना, बड़ा। जैसे अवध से जब भारतवर्ष की बात करें तो भारत में जो आपका पटना, जिससे पहले जो है कहा जाता था, देखिए मगध कहा जाता था। मगध छोटा सा था, लेकिन वो बड़ा बड़ा करके जो है, जैसे उसका उसमें जो है वो अंग को जीत लिया, फिर दूसरा जीत लिया। तो इस तरह से जब दो का मिलन हुआ, किसका? अरागान का और कस्तील का, इससे राज्य बहुत बड़ा हो गया, उनकी सेना भी बढ़ गई। इससे उन्होंने ताकत को और संजोया, और इस प्रकार से लगभग पूरे स्पेन के ऊपर उसने अधिकार कर लिया। और इस प्रकार से राष्ट्रीय राज्य की तरफ जो है सबसे पहले अगर लेके गए तो कौन थे? फर्डिनेंड और इजाबेला, ठीक है। इस विलय के कारण ही वहां स्पेन की जो स्थिति थी वो सुदृढ़ हुई थी। तो स्पेन के एकीकरण में जो है इन दोनों का बहुत हाथ रहा, फर्डिनेंड और इजाबेला का, जिसको आपको याद रखना। इन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाया और इस प्रकार से सामंतों की शक्तियों को कुचल दिया, और इस प्रकार से राष्ट्रीय राज्य की स्थापना स्पेन में हो गई। क्लियर हो गया? अब एक और रह गया, वो है पुर्तगाल। स्पेन के साथ ही देखिए, अभी तक हम बात करें ये है स्पेन और पुर्तगाल की सीमा, ये है स्पेन, है ना। अब हम बात करें ये पुर्तगाल जो बच गया, ये पुर्तगाल है। तो 15वीं शताब्दी में ही यहाँ पर भी जो है वो राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना, लेकिन करने वाला कौन था? इसका श्रेय जाता है पुर्तगाल के राजकुमार थे जिनका नाम था हेनरी। स्पेन के भी राजकुमार थे जिनका नाम था फर्डिनेंड। राजकुमार ने काफ़ी भूमिका अदा करी, है ना। जो आने वाली पीढ़ी होती है वो अपने बाप से भी ज़्यादा अच्छे काम करती है, ऐसा माना जाता है। ऐसा होना भी चाहिए। आपको भी अपने माता पिता का ख्याल रखते हुए, जितनी कर उन्होंने आपको मेहनत से बनाया, आपको पढ़ाई के योग्य दिया, सारा समय, अब आपको उससे भी ऊपर बढ़ना है, अपने बच्चों के लिए उससे भी ज़्यादा कर रहा है। तो हेनरी, राजकुमार हेनरी, इतिहास सिखाता है बहुत सारी चीज़ें कि कैसे कैसे लोग हुए जिन्होंने अपने बापू से, अपने पिता से भी ज़्यादा बेहतर जो काम किए।
तो राजकुमार हेनरी वो था जिसने राष्ट्रीय राज्य की स्थापना में पुर्तगाल में जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अदा करी। क्या किया उसने? एक तो सबसे पहले उसने देखिए बड़ा बुद्धिमत्ता वाला काम उसने उस समय जो है जो राजमार्ग था व्यापार करने का वो मुसलमानों ने बंद कर दिया था, है ना। अब एक नए मार्ग की आवश्यकता थी जो समुद्र से होते हुए भारत तक जो है जा सकता था। भारत उन दिनों बहुत, देखिए हमारा देश ना वो विश्व भर में प्रसिद्ध रहा है अपनी समृद्धि के लिए, अपने उन चीज़ों के लिए जिसकी बहुत सारी कीमत विदेशों में मिलती है ना, जिसमें चाहे मसाले हो, चाहे मलमल हो, कपड़ा हो, कपास हो, ये सारी चीज़ें भारतवर्ष में भारतवर्ष पहले से ही समृद्ध रहा है। हर कोई भारतवर्ष में आना चाहता है। तो भाई यहाँ से जो है अब ये जो राजकुमार हेनरी था ये भी भारतवर्ष की खोज करना चाहता था व्यापार के लिए, वहाँ से समृद्ध चीज़ें लाने के लिए, ठीक है। इसलिए उसने क्या किया, अब ये रास्ता कैसे मिल सकता था? समुद्र के रास्ते के लिए क्या चाहिए? नाविक जो चाहिए थे, नाविकों को प्रशिक्षण देने के लिए उसने एक स्कूल खोल दिया। किसने? राजकुमार हेनरी ने। और उनको इस तरह काबिल बनाया कि उन्होंने कई देशों की खोज जो करी, जिसमें वास्को डी गामा गया था तो उसने अमेरिका की खोज करी थी। भारतवर्ष की खोज किसने करी थी? वो थे वास्को डी गामा। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से ये नाविक स्कूल खोलने वाला पहला राजकुमार था राजकुमार हेनरी, और उसने बहुत सारे देशों की खोज भी करी और उन देशों से बहुत सारा धन भी प्राप्त किया और अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया, ठीक है, व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। जैसे कि वाजाडोर में उसने व्यापारिक संबंध जो केंद्र स्थापित किए। 1494 इसमें जो है पुर्तगाल की स्पेन के साथ एक संधि हुई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको संधि का नाम याद रहा था बहुत सोने पे सुहागे वाली बात होगी। इसका नाम है डार्टिसियाल। इन दोनों के बीच देखिए ये पुर्तगाल और स्पेन के बीच में लगातार जो है ये वर्चस्व चलता रहा कि दूसरे देशों को खोजने का, है ना, पूर्वी देशों को खोजने का। पूर्वी देश हम, क्योंकि हम जो है पूर्व की तरफ है इसलिए हमें पूर्वी देश कहा जाता है। तो बहुत सारे पूर्वी देशों के ऊपर उन्होंने अधिकार, जिनकी खोज करते गए उनके ऊपर अधिकार भी करते रहे। अब इन दोनों के बीच में जो है स्पेन और पुर्तगाल के बीच में पूर्वी देशों के लेकर जो है बहुत सारा जो है वैमनस्य स्थापित था। लेकिन अब ये स्थिति हो गई थी कि जो है राजकुमार हेनरी ने अपने आप को इतना काबिल बना लिया था, इतने योग्य बना, इतना ताकतवर बना लिया था कि स्पेन जो उससे कई गुना बड़ा था वहाँ के शासकों को भी जो है उसकी बात मानना पड़ी और पूर्वी साम्राज्य पर पुर्तगाल का अधिकार जो मान लिया। तो इससे जो है पूर्वी साम्राज्य से उनको जो है क्या मिला? कर मिला, पैसा मिला, धन मिला, और इस प्रकार से पुर्तगाल को उन्होंने सुदृढ़ बनाया, एक नया राष्ट्र बनाया और इसी को कहा गया राष्ट्रीय राज्य। क्लियर हो गया? तो ये पढ़ा हमने 4 राज्य जो राष्ट्रीय राज्य उस समय बने। अब आता है भाई सफलताएं क्या हो सकती हैं राष्ट्रीय राज्य की? सफलता क्या? सब कुछ पढ़ लिया हमने। लोगों को अत्याचारों से मुक्ति मिली, ये इसकी विशेषता है। किससे अत्याचारों से? जो पहले करते थे सामंत, हो गया। अराजकता को दूर कर शांति की स्थापना हुई, ये भी जो राष्ट्रीय राज्यों की सफलता थी। शासकों का सम्मान करने और सहयोग देने का सबक सिखाया, ये भी किसने सिखाया? ये भी राष्ट्रीय राज्यों ने, क्योंकि शासक सबसे इंपॉर्टेंट है और उसका सम्मान होना चाहिए। फिर राष्ट्रीय चेतना मतलब हमारा राष्ट्र सबसे प्रमुख है, सबसे देश सबसे ऊपर है, ये भावना भी किसने सिखाई? ये भी राष्ट्रीय राज्यों ने ही सिखाई, ये भी इसकी सफलता थी, है ना। आज अगर विदेशी देखना आपने कोई भी आता है ना, वो अपने देश से सबसे प्रेम करने वाला होता है, ये हमने देखा है अंग्रेजों से। अब आता है और क्या सीखा? कृषि और उद्योगों को प्रोत्साहन का अगर कार्य किया तो वो राष्ट्रीय राज्यों ने ही किया, है ना। इस योग्य अपने कृषि को किया कि उस कृषि से बड़े बड़े फार्म स्थापित हुए, बड़े फार्मर से जो है वो औद्योगिक क्रांति स्थापित हुई, इस प्रकार से बहुत सारा धन उन्होंने कमाया। राज्य की भाषा, साहित्य, विकास, ये सारा कुछ जो है इनकी ही सफलताएं थी। इसी के कारण जो है वो आज भी विदेशी जो नॉलेज है, ज्ञान हो, वो किताबों के जरिए भारतवर्ष में पहुंचता है। राष्ट्रीय राज्यों के पतन के कारण, अब इनका पतन, मैंने कहा कोई भी चीज़ प्रारंभ होती है ना उसका पतन जरूर होता है। अब ये जो राष्ट्रीय राज्य जो थी जिनको लोग लेकर आए थे वो व्यवस्था भी खत्म हो गई। इस व्यवस्था को खत्म जो किया गया, क्यों किया गया? 17वीं शताब्दी तक इसका जो है अंत हो गया। कारण क्या था? जिन कारणों को लेकर जो है सामंतवाद का पतन हुआ था वही कारण बन गए। राजा सामंतों की जगह जो है राजा ने ले ली, है ना। क्या किया उन्होंने? वैसा ही उनके जो है उनके अपने जो शौक थे वो बहुत बढ़ने लगे और उस शौक को पाने के लिए जो है पैसा चाहिए था, धन चाहिए था। इसके लिए बड़े युद्ध जो लड़े जाने लगे। युद्ध हुए तो अराजकता का माहौल जो पैदा, वही अराजकता जैसे पहले फैली थी, तो इससे लोग जो तंग आ गए, इसलिए लोगों ने जब उनका जो है साथ छोड़ना शुरू कर दिया तो इस प्रकार से पतन की तरफ जाने लगे। क्लियर हो गया? इसी तरह से
लंबे समय के पश्चात जो था वो राष्ट्रीय शासक अपने कर्तव्यों को भूल गए थे। पहले पहले जो राष्ट्रीय राज्य या पहले जो शासक थे वो अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन अब कर्तव्यनिष्ठ नहीं रहे थे, कर्तव्य से दूर, मतलब अपने लोगों की भलाई के कार्य के बारे में सोचना की अपेक्षा अपनी भलाई में ही सोचने लगे। अधिक से अधिक धन की लालसा और सूरा और सुंदरी में जो व्यस्त रहना, ये उनका जो है इनके व्यवस्था इस तरह की आ गई थी। और ऐसा लोग नहीं चाहते। जब जब ऐसा हुआ, सामंत भी ऐसे ही थे ना, तो इसलिए लोगों ने उनको हटा दिया। तो यही व्यवस्था थी, इसीलिए लोग जो है इकट्ठे हुए, उन्होंने क्रांति करी, आंदोलन किए। तो पहली क्रांति अमेरिका को ही 1776 ईस्वी में, और इस प्रकार 1776 ईस्वी में उन्होंने आज़ादी हासिल करी लोगों ने कि इस व्यवस्था से, राष्ट्रीय राज्यों की व्यवस्था से। और 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, और इस प्रकार से राष्ट्रीय राज्यों की अपेक्षा वहाँ पर गणराज्यों की या लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई। क्लियर हो गया? तो ये हुआ। अब तक इसमें जितना था वो हमने पढ़ चुके हैं। अब चलिए, इतना समय मेरे पास नहीं रहा कि मैं आपसे और क्वेश्चन पूछ सकूं, लेकिन हाँ, एक अच्छी बात जो जाते हुए जो आपका समय बदल सकती है। क्या है ये बात? कि शरीर सुंदर हो या ना हो, याद रखना, शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं और शब्द नहीं भूलते। याद रखना, मैं 2 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये हमारे जो है रीता फरारिया, जो 1966 में जो है मिस इंडिया रही है भारतवर्ष में, बहुत गर्व करने वाली बात है। और मिस इंडिया के लिए जरूरी होता है कि सुंदर जो है चेहरा होना चाहिए ना। लेकिन चाणक्य, जिनका चेहरा सुंदर नहीं था, और इसी कारण जो है जो धनानंद थे, उन्होंने और उसके अपने दरबार में उनकी बेइज्जती करी थी। लेकिन ये चेहरे की अपेक्षा इनके शब्द जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज भी अगर शिष्य इनके शब्दों को याद रखें, इनके कोटेशन को याद रखें, तो जीवन में जो सफल जरूर होंगे। तो ये तभी कहा गया है कि आपके शब्द जो है वो सुंदर अवश्य होने चाहिए। चेहरा चाहे सुंदर हो या ना हो, तो आज की डेट में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि रीता फारिया को शायद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन बच्चे को अगर चाणक्य के बारे में पूछा जाए, वो ज़्यादा उसके बारे में जानते हैं। तो इसलिए शब्द आपके अच्छे होंगे, उनका प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहता है। तो याद रखिए, आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। थैंक यू जो आप मुझे ध्यान से सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।